Good morning, everyone. Today we are going to again revise our RTI Act. Okay, and after that we will be proceeding further. But this time we will not go into GIDs or right because important points we have already discussed. We will just focus on to the Bare Act. Okay. So Right to Information Act 2005 May it got enacted on 15th of June 2005 May. It was passed by Parliament and. Okay, 15 June 2005 May it is only for citizens, not for mm, third party. Okay, and it got enacted on 56th of year of the Republic of India. Then we have section 1 that is short title extent and commission. Short title है आप इसका RTA Act 2005 extended to the whole of India. Commencement कब हुआ था इनका? That is on 15th June 2005 May. But what are the sections that got implemented on that day? It was 4 ka 1, 5 ka 1 and 2. Excuse me. All right. Sorry about that. Okay, here we are. Key extent है it is to the whole of India and commencement in on 15th of June 2005 में हुआ था. Then we have 4 का 1, 5 का 1, 12, 13, 14 नहीं है. Then 15, 16 तो वहाँ पर 14 नहीं था तो यहाँ पर 24 है. यहाँ पर 15, 16 है तो यहाँ पर 27 और 28 है. ठीक है. These are the section that got enacted on 15th of June 2005 में and rest of the sections जो भी हैं. These are the sections that I'm talking about. ये यहाँ पर है. ठीक है. जो कि that actually came into force at once and जो remaining provisions हैं that came into force on 120th day of its enactment. Right. Definitions है section number 2 में it covers all the definitions. सबसे पहला जो because they have asked कि 2 का which part में कौन सा वाला है, तो in order to do that हमने इसको किस तरीके से अरेंज किया है कि 2 का जो 1 है सबसे पहले definitions की बात करें. सबसे पहली चीज क्या आएगी तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी क्या है, दैट इज कुछ भी जो इस्टेब्लिश ओन कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. बी में आता है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. ये सेक्शन 12 के अंडर आती है. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 के अंदर आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी. उसके बाद आता है आपका सी पार्ट में. 2 का सी पार्ट है आपका CPIO और CAPIO. ठीक है, CPIO और CAPIO. इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दैट दे हैव गिवन प्रेफरेंस टू CPIO और CAPIO. ठीक है, उनको पहले प्रेफरेंस देके उन्होंने पहले इनको रखा गया है सी पार्ट में. डी पार्ट में रखा गया है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ये आपका डी पार्ट में आ गया. ई पार्ट में आता है आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है आपकी इस केस में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है आपका स्पीकर के केस में. स्पीकर होते हैं इन केस ऑफ लोकसभा या फिर जो आपकी जो असेंबली होती है स्टेट असेंबली उन केस में. और चेयरमैन होता है इन केस ऑफ राज्यसभा एज वेल एज जो काउंसिल होता है ना, स्टेट काउंसिल होता है उसके अंदर. ठीक है, सबसे बड़ा ये हो गया. उसके बाद आता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन केस ऑफ हाई कोर्ट. नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन केस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. और फिर आता है आपका आर्टिकल 239 के अंदर है आपका एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, वो ये देखिए ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब कुछ है जो कि ई पार्ट में आता है. एफ पार्ट में आता है आपका इन्फॉर्मेशन.
इन्फॉर्मेशन के मतलब पूरा डेफिनेशंस दे रखा है कि उसके अंदर व्हाट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स, डेटा, मटेरियल held in any electronic form. और यहाँ पर एक important point है that even in respect of any private body, if it can be accessed by a public authority, then yes, that comes under the RTI Act. FG वाला पार्ट आता है आपका प्रिस्क्राइब क्या किया हुआ है, प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड करनी है, वट एवर इज देयर इन द एक्ट वही आपको जो भी रूल्स या मेड अंडर दिस एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. देन नेक्स्ट आता है आपका एच पार्ट में, दैट इज पब्लिक अथॉरिटी. पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन या फिर कोई सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, if it is made under the constitution by the parliament, by state legislature or by appropriate government, तो that is a public authority. ठीक है, आपका कोई भी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है, वेदर दैट इज एन एनजीओ, सब कुछ आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड हो रहा है, तब भी वो दैट इज अ पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. देन हमारे पास एच आई हमने बोला था कि हम देख सकते हैं, दैट इज रिकॉर्ड. तो रिकॉर्ड के अंदर आता है कोई भी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश या कोई भी फैक्स कॉपी, रिप्रोडक्शन ऑफ कोई किसी भी की इमेज एम्बॉडीड इन एनी इन सच माइक्रोफिल्म, वो भी उसके अंदर आएगा. कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस बाय एनी कंप्यूटर, वो आएगा. देन आता है आपका जे आता है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन दो जगह आता है, एक यहाँ पर और एक आपका सेक्शन 3 के अंदर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है. अब राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या क्या है, दैट इज मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड्स द राइट. यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास एक्सेस, जो पब्लिक अथॉरिटी के पास है वो. ठीक है, और इसके अलावा दैट ऑल्सो इंक्लूड कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं आपके वर्क को, डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को, नोट्स ले सकते हैं, एक्सेप्ट कॉपी कर सकते हैं, उसमें से सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, मटेरियल्स की, वो कर सकते हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन की इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपी, टेप्स, वीडियो कैसेट, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट जो है आपका चार्जेबल होगा वो हो सकता है. ठीक है, जे पार्ट में राइट टू इन्फॉर्मेशन है. फिर आता है के पार्ट से आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो आता है ये आता है आपका सेक्शन 15 के अंदर. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 15 के अंदर आता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हो गया. फिर या के बाद आता है एल के अंदर आएगा आपका कमिश्नर. ये थोड़ा सा ईजी है याद करना क्योंकि KLM, ठीक है, और एन पे खत्म ही हो रहा है, तो के पे स्टार्ट हो रहा है अगर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन. ठीक है, तो आपका एल पे आ गया आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर कमिश्नर्स. फिर KLM पर आ गया आपका जो भी आपके जो स्टेट PIO है और स्टेट API है, और वो आता है आपका सेक्शन 5 के अंदर. ठीक है, और अगर मैं आपको पूछूँ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कहाँ पर आता है, तो आता है सेक्शन 12 के अंदर. ठीक है, तो ये हमारा आ गया ये वाला, और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन अंडर सेक्शन 15. SPIO और SAPIO जो आता है आपका सेक्शन 5 के अंदर. थर्ड पार्टी का मतलब क्या बताया इन्होंने, अदर देन अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज दैट इज अ थर्ड पार्टी. ठीक है, एंड दैट इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी भी है अगर कोई, तो वो भी थर्ड पार्टी होता है. फिर हमारा पास आता है सेक्शन 3, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन. किसमें दिया गया है किस किस को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, दैट इज टू ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन. फोर्थ पार्ट आता है इसका ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज की. पब्लिक अथॉरिटीज की क्या क्या ऑब्लिगेशन है जो कि उनको पूरा करना है. ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर बस वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव डिस्कस, बस थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको एक बार ब्रीफ तरीके से देखते हैं, चलते हैं. तो ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, दैट इज टू मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स. आपको अपनी सारी रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करना है, कैटलॉग करना है, उसको इंडेक्स करना है अच्छे से. ठीक है, कंप्यूटराइज फॉर्म में कर लेना है, सो दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल, एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू पुट दैट ऑन अ नेटवर्क. नेक्स्ट है आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आपको विद इन नेक्स्ट 120 डेज के अंदर आफ्टर द इनएक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन सब कुछ कैटलॉग इंडेक्स वगैरह करके और आपको अपनी वेबसाइट पर डाल देना है. जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के पर्टिकुलर फंक्शन है, क्या क्या ड्यूटीज़ है, उसको ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स आपके और एम्प्लॉयज़ की क्या क्या ड्यूटीज़ है उनके बारे में. ठीक है, उनका आपका चैनल ऑफ सुपरविजन क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है वो बताना है आपको. डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस किस तरीके की क्या क्या नॉर्म्स आप फॉलो करते हैं उनके बारे में बताना है. क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस मैनुअल रिकॉर्ड्स फॉलो करते हैं इन इन रिगार्ड टू डिस्चार्जिंग ऑफ योर फंक्शंस, उसके बारे में बताना है. देन यू हैव कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो जो आपके पास में है वो वाला आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. देन यू हैव पर्टिकुलर ऑफ एनी अरेंजमेंट जिसमें आप मान लीजिए किसी से कंसल्ट करते हैं, किसी भी मेंबर से पब्लिक रिलेशन, तो उस केस में भी आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोई भी स्टेटमेंट, बोर्ड की कोई भी स्टेटमेंट है, काउंसिल की या कमेटी की, अदर देन नॉट अदर देन मतलब जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वाला जो भी कोई पार्ट होगा जिसके अंदर कोई भी कमेटी काउंसिल है जिससे आप एडवाइस लेते हैं किसी भी अपने
अपने एक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है, अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, तो उनकी भी जो स्टेटमेंट है आपको वो वहाँ पर पब्लिश करनी है, ठीक है। और आपको बताना है वेदर जो मीटिंग्स है इनकी बोर्ड्स की, काउंसिल्स की, कमिटीज़ की, दे आर ओपन टू पब्लिक। इफ यस देन आपको वहाँ पर उसकी MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग को पब्लिश करना है। डायरेक्टरी आपके ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज़ की क्या कौन कौन है वो बताना है आपको। देन मंथली रेम्यूनरेशन जो है आपको रिसीव्ड बाय इट्स ऑफिसर्स, कब कब किस किस को मंथली रेम्यूनरेशन जो है दी जाती है आपके ऑफिसर्स को, आपके एम्प्लॉयज़ को, वो आपको बताना है। बजट एलोकेशन कितना होता है आपकी मिनिस्ट्रीज़ को, आपके सबऑर्डिनेट ऑफिस को, आपको अटैच्ड ऑफिस को आपको पूरा बताना है। मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा इसमें, सब्सिडी प्रोग्राम्स किस किस को देने हैं, जो भी NGOs वगैरह है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ कंसेशन, परमिट्स, ऑथराइजेशन वगैरह सबको आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। कोई भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिड्यूस करके रखनी है। पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स, कोई भी फैसिलिटीज़ जो कि सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है, उसका आपको पर्टिकुलरली बताना है कि ठीक है, जैसे लाइब्रेरी है तो क्या क्या टाइमिंग्स हो गए इनको, वो बताना है आपको। नेक्स्ट, कोई भी जो डेजिग्नेशंस हैं, जो भी नाम है PIO का, वो आपको वहाँ पर देना है अपनी इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। और जो भी ये पब्लिकेशंस जो है जैसे जैसे होता है उसको अपडेट करना है आपको। जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं आपको वो पब्लिश करने हैं जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी या कुछ भी अनाउंस कर रहे हैं, और स्पेशली जब वो पब्लिक को अफेक्ट करे तो वो आपको इंपॉर्टेंट पॉलिसी अनाउंस करना है, डिसीजन। और उसके लिए आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप कुछ प्रोवाइड रीजंस, आपको रीजंस देना कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर क्वाजी जुडिशियल डिसीजन जो है अफेक्टेड पर्सन को आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका हमेशा से सुमोटो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आपसे पूछे, ट्राई टू पुट एज मोर इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल ऑन द वेबसाइट। रेगुलर इंटरवल्स पर आपको देनी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, सो दैट आपका जो है इन्फॉर्मेशन RTI जो है कम से कम आपके पास आए। इस तरीके से डिसमिनेट करनी है आपको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। यहाँ पर एक तरीका है दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव तरीका हमें यूज़ करना है, ठीक है, सो दैट इजीली एक्सेसिबल है, फ्रीली अवेलेबल है। कोई प्रिंट मांगता तो यस, उसके लिए चार्जेबल अलग से होंगे आपके लिए, ठीक है। डिसमिनेट का मतलब वो बोलते हैं आपको जो सबसे बेस्ट तरीका आपको लगता है, वेदर इट इज़ नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, पब्लिक अनाउंसमेंट, मीडिया ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट थ्रू स्पीकर, या वीडियो थ्रू वीडियोस, थ्रू ऑडियोज, वट एवर द वे यू वांट टू डू, आपको उस तरीके से करना, ठीक है। तो उसके बाद हमारे GIDs थी, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा जो 5th पॉइंट है, ठीक है। हमारा जो 5 सेक्शन है, हमें पता है जो 5 सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, हमारा आता है जो भी हमारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, वेदर स्टेट का है या फिर सेंटर का है, वो आता है आपका सेक्शन 5 के अंदर। तो डेजिग्नेशन क्या क्या है ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 5 के अंदर। तो बोलता है एवरी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शेल विद इन 100 days ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट designate as many officers as CPIO or state PIO as the case may be in all administrative units। तो देखिए ये जो सेक्शन 5 है, आपको पता ही है सेक्शन 5 का 1 और 2 जो है वो आपका जैसे ही इनेक्ट हुआ था उस दिन से ही ये आपका हो गया था। यहाँ पर ये बोलता है एवरी पब्लिक अथॉरिटी शेल विद इन 100 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट। देखिए यहाँ पर 120 नहीं है, इस पे ध्यान अलग से देने की बात है आपको कि इट इज़ 100 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट डेजिग्नेट एज मैनी ऑफिसर्स एज CPIO, आपको वहाँ पर कर देना इट इज़ 100 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। CPIO और स्टेट PIO as the case may be in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this act, ठीक है। तो यहाँ पर 100 जो है that becomes important। नेक्स्ट है आपका विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 एवरी पब्लिक अथॉरिटी शेल डेजिग्नेट एन ऑफिसर विद इन 100 days ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। 100 days इंपॉर्टेंट है। एट ईच सब डिविजन लेवल, मतलब पहले आपको मिनिस्ट्री सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में आपको पुटअप कर देना है वहाँ पर ऑफिसर्स को। उसके बाद क्या है, आपको सब डिविजन लेवल पर भी आपको 100 डेज के अंदर कर देना है डेजिग्नेट एज एज अ CPIO, ठीक है, नो सॉरी सेंट्रल APIO या फिर स्टेट APIO। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। ऊपर वाला ध्यान दे, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शेल विद इन 100 days ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट डेजिग्नेट एज मेनी ऑफिसर्स एज दिस सेंट्रल पब्लिक। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, ठीक है, इसमें सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में और सब उसके जो ऑफिस है वहाँ पर। सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी जो है वो डेजिग्नेट करे एक ऑफिसर विद इन 100 days
एट सब डिविजनल लेवल पर भी उसको सेम डेज के अंदर आपको वहाँ पर CAPIO जो या फिर स्टेट API हो आपको डेजिग्नेट करना है, ठीक है। ताकि किसके लिए अंडर दिस एक्ट फॉर फॉरवर्डिंग द सेम फोर्थ विद टू द CPIO, ताकि वो जो है वहाँ की इंफॉर्मेशन जो है CPIO के थ्रू CPIO को भेज सके। और सीनियर ऑफिसर जैसे जैसे इसके अंदर सेक्शन 19(1) के अंदर बता रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं सेक्टर 9 और 1 के अंदर क्या था, कल भी हमने डिस्कस किया था। सेक्टर 19 जो है वो आपका डील करता है, स्पेशली सेक्शन 19 आपका डील करता है अपील के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मान लीजिए आगे भेजनी है, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो उसको भेज सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर इन्फॉर्मेशन और अपील इज गिवन टू अ सेंट्रल APIO or state APIO, as the case may be, a period of 5 days shall be added in computing the period of response specified under subsection 1। देखिए, अगर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन या फिर अपील जो है अगर CAPIO के पास आती है आपको, ठीक है, या फिर स्टेट APIO के पास आती है, तो 5 दिन का टाइम उसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि वो 5 दिन का टाइम किस चीज़ का है कि आप जो है ये 5 दिन के अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन जो है जो जो भी कॉपी है इसको आप आगे से भेज दीजिए, और फिर जिनके पास जहाँ पर जाएगी, जब सेंट्रल PIO के पास जाएगी, तो वहाँ से उनके पास जो नेक्स्ट 30 डेज़ है उनको आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Every central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the person seeking such information। जितना हो सकता है उसको reasonable assistance आप देंगे, ठीक है। और द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट PIO जो भी है आपका may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper। अगर किसी की असिस्टेंस चाहिए आपको, देन ये दे कैन मेक द असिस्टेंस, दे कैन सीक द असिस्टेंस। एनी ऑफिसर हुज असिस्टेंस हैज बीन सॉट, ठीक है, उस केस में दे शैल रेंडर ऑल असिस्टेंस। जिनसे भी आप असिस्टेंस सॉट करते हैं तो सीख करते हैं, उस केस में आपको असिस्टेंस जो है उनका अदर की जो अदर ऑफिसर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शैल रेंडर ऑल असिस्टेंस टू CPIO या फिर स्टेट APIO, ठीक है, स्टेट PIO फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑन द ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दैट, ठीक है, एज द केस में सीकिंग एंड पर्पज ऑफ and for the purpose of contravention of the provisions of this act such other officer may be treated as CPIO। तो जिनसे आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, फिर ऑटोमेटिकली वो CPIO बन जाएंगे आपके। चलिए अब दोबारा से इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमने इसको फर्स्ट टाइम रीड किया है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसको क्या ही। देखिए, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट वाला पार्ट है आपका कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी जो है विद इन 100 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, एक्सक्यूज मी, कि ये बोलते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे PIO है, हर एक जो पब्लिक अथॉरिटी है 1 महीने 100 डेज़ के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर आता है 100 डेज़। आपने देखा कि पीछे जितना भी हमने बात किया, वो जो रूल है इनेक्टमेंट के बाद जितनी भी फोर्थ ए के 4 के अंदर जो भी ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी है, वो आपको विदिन 120 डेज़ के अंदर इनेक्ट करना है। बट जब डेजिग्नेशन की बात आती है, PIO डेजिग्नेशन की बात कर डेजिग्नेट करने की बात आती है, तो दे आर गिविंग अस 100 डेज़, ठीक है। 100 डेज़ जो है इनेक्टमेंट के 100 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो PI है उसको डेजिग्नेट करना है। तो एवरी पब्लिक अथॉरिटी शेल विदिन 100 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट डेजिग्नेट एज मैनी ऑफिसर्स एज CPIO और स्टेट PIO एज द केस में भी, जितने भी उनके रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कीजिए। इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में या फिर ऑफिस में अंडर इट as may be necessary to provide information to persons requesting for information, ठीक है, ये आपको करना है without prejudice to the provisions of subsection 1, ठीक है। इसको भी ध्यान ना रखते हुए, एक्सेप्ट जो इसके अलावा कह रहे हैं, एवरी पब्लिक अथॉरिटी जो है shall designate an officer within 100 days of enactment of this act at each सब डिविजन लेवल, मतलब आपको सब डिविजन लेवल के अंडर भी आपको वो 100 डेज के अंदर अंदर ही स्टेट PIO या फिर स्टेट APIO आपको डेजिग्नेट करने हैं, ओके। to receive the applications for information or appeal under this act for forwarding the same forthwith to CPIO, ठीक है। और उनका काम क्या होगा बेसिकली, वहाँ पर जो जो भी स्टेट APIO है उनका काम होगा जस्ट टू फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन
टू द सेंट्रल पीआईओ। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में आपने पीआईओ डेजिग्नेट कर दिया, देन विद इन 100 डेज के अंदर ही आपने सब डिविजनल लेवल पर आपने सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ स्टेट एपीआईओ जो है उसको डेजिग्नेट कर दिया। जस्ट उनका काम क्या है, टू रिसीव द एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन और अपील अंडर दिस एक्ट फॉर फॉरवर्डिंग द सेम फोर्थविथ टू दी, और उनका काम क्या है कि बेसिकली टू जस्ट टू फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट के अंदर या फिर सेंट्रल के अंदर जो स्टेट एपीआई है उनका बेसिकली काम है फॉर फॉरवर्डिंग द सेम एप्लीकेशन टू द सीपीआईओ के पास ही इन्फॉर्मेशन जाएगी। राइट। ये कह रहा है स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 19 ऑफ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन एज द केस में भी। ठीक है, जैसे जैसे इनके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, जैसे अपील जाती है सेक्शन 19 के अंदर, तो वो उनके पास जो है उनको पहुंचाना का जो काम है वो है आपका जो एपीआई है उनका काम है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन और अपील इज गिवन टू अस, अगर मान लीजिए किसी सी एपीआईओ को इन्फॉर्मेशन के लिए सीधी सीधी कोई भी एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो पीरियड ऑफ 5 days शैल बी एडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड फॉर रिस्पॉन्स। तो अगर जो भी, क्योंकि जो सेंट्रल एपीआईओ या फिर स्टेट एपीआईओ है, जो उनका जो मेन काम है वो क्या है, उनका मेन काम है जस्ट टू फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन टू सीपीआईओ। ठीक है। तो उन जैसे मान लीजिए किसी डेट को रिसीव हुई, आज आज मान लीजिए 23rd को ही उनके पास कोई रिसीव हुई। ठीक है, 23rd को रिसीव हुई तो उन्होंने भेज दिया सीपीआईओ के पास, सीपीआईओ के पास गया तो हम इसको 20 वहाँ पर मान लीजिए हम उनको 5 days का एक्स्ट्रा टाइम देंगे। दैट मीन्स जो सीपीआईओ है उनके पास 28 से टाइम होगा एंड वो 27 तक वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। 30 days का जो टाइम है वो काउंट होगा आफ्टर 28। ठीक है, ना कि 23 से। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो 5 दिन का जो टाइम है वो यहाँ पर सी ए पी आई ओ को दिया जा रहा है सो दैट दे कैन फॉरवर्ड दी एप्लीकेशन टू पी आई ओ। ऑलराइट। नेक्स्ट है आपका एवरी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जो स्टेट पी आई ओ है जो है शैल डील विद रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग एंड रेंडर रीजनेबल असिस्टेंस उनको देनी है आपको। सेंट्रल ए पी आई ओ या स्टेट पी आई ओ जो है मे सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर, अगर मान लीजिए कोई और ऑफिसर है तो वो उनकी भी जो है हेल्प ले सकते हैं। और जैसे ही वो कहते हैं एनी ऑफिसर हु असिस्टेंट हैज़ बिन सोट, अगर किसी की असिस्टेंस आपने ली है, ठीक है, असिस्टेंस लेने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई और वो आपके पास आपसे पर्टेन नहीं करती है, व्हाट यू कैन डू इज़ आप वो इन्फॉर्मेशन वो एप्लीकेशन जो है दूसरे जिनसे पर्टेन करती है उनके पास भेज देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन जिनके पास आपने भेजा है वो उस केस में सीपीआईओ बन जाएंगे। ठीक है? तो सीकिंग हज और हर असिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, आपको लग रहा है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग ये मैं इससे डील नहीं करता हूँ या फिर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, देन यू कैन सेंड इट टू देम। तो इन दैट केस दे शैल बी ट्रीटेड एज सीपीआईओ, वो जो ऑफिसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस केस में सीपीआईओ बन जाएंगे। ऑलराइट। चलिए अब आगे चलते हैं, आपके कुछ जीआईडीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो रहा आपका जो हमने बेर उससे पढ़ा कि डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ कैसे कैसे होगा। तो आपने देख लिया हमने किस तरीके से, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में होगा, फिर सब जो आपकी सब डिविजनल लेवल पर भी आप कर देगा, विद इन 100 डेज आपको करना है। सीपीआईओ का जो काम है, जो असिस्टेंट सीपीआईओ है उनको 5 days का एडिशनल टाइम दिया जाएगा टू फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन। किसी से हेल्प मांगते हैं तो वो हेल्प करने के चक्कर में फिर मतलब हेल्प उनको देनी होगी, और आपको वो जो पर्सन है जिनके पास आपने हेल्प के लिए भेजा है वो ऑटोमेटिकली आपका सीपीआईओ बन जाएंगे इस केस। ठीक है, जीआईडीज बात करते हैं। पहला है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द आरटी एक्ट 2005 बाय पब्लिक अथॉरिटीज रिगार्डिंग। ठीक है, ऐसा नोटिस किया गया है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है दे हैव नॉट डेजिग्नेटेड पीआईओ या फिर एपीआईओ जो है उन्होंने अब तक नहीं डेजिग्नेट किया है। और इसके अलावा कुछ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं दे डू नॉट एक्सेप्ट द फी। ठीक है, जैसे बाय वे ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू अगर उनके पास कोई फ़ी आ रही है तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा भी ऑब्जर्व किया। सम पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं दे डू नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ड्राफ्ट्स, वो नहीं कर रहे हैं, फिर बैंकर्स चेक आ रहा है उसको मना कर रहे हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर आ रहे हैं उनको उनको मना कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ ड्रॉन इन द नेम ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर के नाम पर अगर है, ठीक है, वो क्या इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं इट शुड बी ड्रॉन इन द नेम ऑफ डीडीओ। वो कह रहे हैं कि नहीं डीडीओ के नाम पे या फिर अंडर सेक्रेटरी है या फिर सेक्शन ऑफिसर के नाम पर दीजिए, ना कि आप ये जो दे रहे हैं अकाउंट ऑफिसर के नाम पे ये नहीं देनी है आपने। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज़ें एक्चुअली प्रॉब्लम फेस ऐसी प्रॉब्लम है जीआईडीज़ के अंदर क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स पर हम जो है कोई ना कोई जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आता है उसके रिगार्डिंग हम क्लैरिफिकेशंस देते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हम जीआईडीज़ जो अभी बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहले जो है डेजिग्नेट नहीं किया हुआ है, ठीक है, हैव नॉट डेजिग्नेटेड पीआईओ नहीं हुआ है अब तक, ये अब तक उन्होंने ऐसा पाया गया है। कहीं ऑफिसेज में जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है दे डू नॉट एक्सेप्ट फ़ी, वो फ़ी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बाय वे ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। कहीं-कहीं पर जो है दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड ड्राफ्ट कहीं नहीं ले रहे हैं इन केस ऑफ अकाउंट ऑफिसर के नाम पर, ना ही कोई बैंकर चेक ले रहे हैं, ना ही कोई आईपीओ ले रहे हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंसिस्ट वो क्या कहते हैं कि नहीं, नहीं आपको अगर बनाना है तो आप ड्रॉ कीजिए इन द नेम ऑफ डीडीओ के नाम पर बनाइए या फिर अंडर सेक्रेटरी या फिर सेक्शन ऑफिसर के नाम पर बनाइए, देन ओनली वी विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। ठीक है? ये उनको बोल रहा है। ये मतलब ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही थी। Some public authorities do not accept applications submitted by the applicant and insist that application for seeking information should be submitted in a particular format. और वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है? तो पर्टिकुलर फॉर्मेट मांग रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम बात हुई। नाउ अभी ये कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो एवरी पब्लिक अथॉरिटी को डेजिग्नेट करना है पीआईओ हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में विद इन 100 डेज के अंदर अंदर। लाइकवाइज एवरी पब्लिक अथॉरिटी जो है उनको एक स्टेट एपीआईओ भी डेजिग्नेट करना है सब डिवीजन लेवल पे विद इन 100 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो है अब तक जो है स्टेट एपीआईओ और पीआईओ जो है डेजिग्नेट नहीं हो पाए हैं। तो अकॉर्डिंग और इसके अलावा देखिए, पहले तो यही बात उन्होंने कहा कि नहीं, इनको 100 डेज़ के अंदर आपको इसको करना है। जो भी आपका जो पीआईओ है वो उनको और विद इन 100 डेज़ के अंदर करना है, और जो स्टेट एपीआई है उनको भी आपको विद इन 100 डेज़ के अंदर करना है एट द सब डिविजनल लेवल पर, राइट? नेक्स्ट आता है आपका जो कुछ रूल्स निकाले थे 2005 में, कौन से थे? राइट टू इंफॉर्मेशन रेगुलेशंस ऑफ फी एंड कॉस्ट रूल्स 2005। ठीक है, जिनको अभी 2006 में उनको अमेंड किया गया है। तो उसके अंदर जो अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट है ऑफ फी फॉर ऑप्टिंग इन्फॉर्मेशन इज बाय कैश। तो आप वहाँ पर जो है, वहाँ पर कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंकर्स चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट शुड बी पेएबल टू द अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ फी बाय वे ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर इंसिस्टेंट दैट द डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक जो है आईपीओ should be drawn in the name of any officer other than the account officer is not in line with the provisions of the rules। ठीक है, वो ऐसा जो है आपको नहीं करना है। दोबारा से इसको रीड करेंगे, वो कहता है अकॉर्डिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन रेगुलेशन ऑफ फी एंड कॉस्ट रूल्स 2005, जिसको अमेंड करके अभी जो है अमेंड हो गया है, वो 2006 में हो गया है अभी। ठीक है, तो अमेंड कर दिया गया है 2006 में। तो जो रूल्स हैं उसके उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट है फॉर ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन इज बाय कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी, बैंकर चेक्स भी, आईपीओ भी, पेबल टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ द पब्लिक। तो अकाउंट ऑफिसर के नाम पर जो है उसको आप अलाउ करेंगे। ठीक है, पहले तो उन्होंने ये पॉइंट बोला। सेकेंडली वो बोल रहे हैं कि कोई भी नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ फी, अगर आप मान लीजिए कोई भी फी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर आईपीओ के थ्रू आती है और आप इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हमें तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू चाहिए, हमें बैंकर के थ्रू चाहिए, या फिर इस तरीके से अगर आप दूसरे वे में मतलब उनसे इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, ये जो है ना, इट शुड बी ड्रॉन इन द नेम ऑफ एनी ऑफिसर अदर देन द अकाउंट ऑफिसर, कि जैसे एसओ के नाम पर होना चाहिए, यूएस के नाम पर होना चाहिए, या फिर डीडीओ के नाम पर होना चाहिए, दैट इज नॉट इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स। वो रूल्स के प्रोविजंस में नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा आपको वो नहीं मांगना है उनसे कि नहीं यूएस हो तो भी आपको यूएस के नाम पे, डीडीओ के नाम पर या फिर एसओ के नाम पर ही वो करेंगे, नहीं, अकाउंट्स ऑफिसर के नाम पर आप एक्सेप्ट करना है आपको फीस। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है आपको, देखिए जो भी इंफॉर्मेशन डिज़ायर कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे अपने तरफ से, जो भी डिज़ायरस पर्सन है, जो ही शैल मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग, आपको राइटिंग में देंगे, या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स देंगे, जैसे इंग्लिश में दे देंगे, हिंदी हिंदी में दे देंगे, या फिर किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में दे देंगे। कोई भी किसी एरिया की अगर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, तो उसमें भी वो आपको जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। ठीक है, जो एक्ट या फिर जो रूल है, ये कोई भी
ये डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट, मतलब वो किसी फॉर्मेट के लिए नहीं बोलता है कि इसी फॉर्मेट में देनी है। तो वो भी मतलब जो पहले से प्रॉब्लम आ रही थी, तो दो प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आईपीओ वगैरह को, तो उन्होंने बोला उसको करना है। सेकंड प्रॉब्लम आ रही थी कि अकाउंट्स ऑफिसर के नाम पर आ रहा था, तो वो कह रहे थे नहीं डीडीओ अंडर सेक्रेटरी एसओ के नाम पर होना चाहिए, नहीं उसको भी डिनाई कर दिया। थर्ड आया कि जो रिक्वेस्ट है राइटिंग में जो आपको देनी है, वो आप किसी भी इंग्लिश, हिंदी या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है, और कोई भी फॉर्मेट उसका नहीं है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो इन सबको कीपिंग इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट्स, तो पब्लिक अथॉरिटी है उनको क्या इंश्योर करना है कि जो सीपीआईओ और जो सीपीआई एपीआईओ है, जहां जहां नहीं किया गया है उनको सबसे पहले आप डेजिग्नेट कीजिए इमीडिएटली, एंड उनकी जो डिटेल्स है अपनी वेबसाइट पर डालिए। फी पेड जो किसी भी मोड के थ्रू किया जा रहा है इंक्लूडिंग बाय आईपीओ, वो एक्सेप्ट करना है। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक्स, आईपीओ पेबल टू अकाउंट ऑफिसर, वो एक्सेप्ट करने हैं। एप्लीकेशन जो भी सबमिट की जाती है एप्लीकेशन, ठीक है, वो रिफ्यूज नहीं करनी है इस ग्राउंड पे कि दीज आर नॉट सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है। तो ये चीजें इन्होंने बोला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं देना है। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, आईपीओ जो है ये आपको एक्सेप्ट करने हैं अकाउंट ऑफिसर के नाम पर भी, ठीक है। फी जो पेड अगर आईपीओ के थ्रू हो रही है तो वो भी आपको एक्सेप्ट करनी है। सेंट्रल पीआईओ को आप डेजिग्नेट कीजिए जितना हो सकता है उतना जल्दी, और अपनी वेबसाइट पर उनका नाम वगैरह डाल दीजिए, डिटेल्स, ठीक। नेक्स्ट जो जीआईडी है आपकी, वो बोलते हैं कि पेमेंट ऑफ फी अंडर आरटीआई एक्ट बाय बाय एक्ट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, आईपीओ, उसी बारे में रिट्रेट कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं क्या है एक बार। देखिए आरटीआई एक्ट के जो रूल्स हैं, फी एंड कॉस्ट रूल्स 2005, वो कहते हैं कि जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन को सीक कर रहा है, ही कैन मेक पेमेंट ऑफ फी ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन कैश। देखिए वो कैश में भी कर सकता है या फिर डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक या फिर आईपीओ, इन चारों के थ्रू कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक्स, आईपीओ शुड बी पेबल टू अकाउंट ऑफिसर, वो किसके नाम पर होना चाहिए? अकाउंट ऑफिसर के नाम पर होना चाहिए। ऐसा गया है कि पब्लिक अथॉरिटीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक या आईपीओ को ड्रॉन इन द नेम ऑफ अकाउंट ऑफिसर, और इंसिस्ट करेगी दैट इट शुड बी ड्रॉन इन द नेम ऑफ डीडीओ यूएस या फिर सेक्शन ऑफिसर के नाम पे। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया है, 23 मार्च 2007 को कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक्स या फिर आईपीओ जो है अकाउंट ऑफिसर के नाम पर जो भी है, इट शुड नॉट बी डिनाइड, ओके। इंस्पाइट जो है प्रोविजंस जो है रूल्स के अंदर पहले ही दिया हुआ है कि सम पब्लिक अथॉरिटीज जो है अभी भी उसको रिफ्यूज कर रही हैं डिमांड ड्राफ्ट, बैंक, आईपीओ वगैरह को, तो वो नहीं करना है। तो बोलते हैं रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एन एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड की डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक्स या आईपीओ सबमिटेड बाय एप्लीकेंट हैज बीन ड्रॉन इन द नेम ऑफ अकाउंट ऑफिसर मे अमाउंट टू रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इट मे रिजल्ट इन इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, तो अगर आप ऐसा करते हैं देन दिस विल रिजल्ट इनटू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय द सीआईसी, राइट। ऑलराइट, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी ऐसे मान लीजिए रिफ्यूज करता है तो वो इट विल रिजल्ट इनटू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय द सीआईसी, ठीक है, या फिर जो भी कंसर्न्ड सीपीआईओ है अंडर सेक्शन 20 के अंदर क्या है, 19 के अंदर था अपील आपका, और 20 के अंदर आ रहा है आपका पेनल्टीज। तो पेनल्टीज का प्रोविजन है इसके अंदर कि अगर आप ऐसा रिफ्यूज करेंगे देन यू कैन हैव इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज बाय द सीआईसी अंडर द सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट। ऑलराइट, सो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं दैट यस एवरीबडी, एवरी जो पब्लिक अथॉरिटीज दे हैव टू इंश्योर कि पेमेंट जो है वो आप डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक्स, आईपीओ जो है आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ सेंट्रल पॉइंट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड डेजिग्नेशन ऑफ अपीलेंट अथॉरिटीज। एक कोई सेंट्रल पॉइंट बनाने के बारे में बात करें कि कोई एक सेंट्रली जो है उनको रिसीव करें, और कुछ अपीलेंट डेजिग्नेटिंग ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, और अपीलेट अथॉरिटीज को भी डेजिग्नेट करें। तो पढ़ लेते हैं क्या है। ये बोलता है कि सब सेक्शन 1 जो है 5 का, उसके अंदर बोलता है कि जितनी पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनको पीआईओ जो है डेजिग्नेट करने हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड एआरसी जो आपका जून 2006 में जो फर्स्ट रिपोर्ट आई है, सेकंड एआरसी की आपकी जून 2006 के अंदर, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटी है वहाँ पे मोर देन वन पीआईओ है, अगर अगर वहाँ पर मोर देन वन पीआईओ है, एन एप्लीकेंट इज लाइकली टू फेस डिफिकल्टी इन अप्रोचिंग द अप्रोप्रिएट पीआईओ, उसको नहीं पता चल पाएगा कि इसका कौन एग्जैक्टली कौन किसको डील करता है।
ठीक है, वो प्रॉब्लम फेस करेगा इन आइडेंटिफाई द ऑफिसर कि कौन सा सीनियर है, कौन किसको दे पाएगा, ठीक है, या फिर किसको वो अपनी जो है अपील एक तरीके से अगर करना चाहे तो वो किसको अपील कर सकता है, ठीक है, सेक्शन 19 के अंडर। तो फॉर कन्वीनियंस उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर है जिनके पास आप अपील कर सकते हैं, उनको उन्होंने डेजिग्नेट किया फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। क्या किया, उनका नाम किया रखा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। तो कमीशन जो है उन्होंने रिकमेंड किया कि जितने भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज, ऑफिसेज हैं वेयर देयर इज मोर देन वन आईपीओ, ठीक है, दे शुड डेजिग्नेट अ नोडल ऑफिसर with the authority to receive request for information on behalf of all PIOs। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक नोडल ऑफिसर वहां पर डेजिग्नेट करेंगे जो कि उन सब के बिहाफ पर, जितने भी PIOs है उनके बिहाफ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिसीव करेंगे। और कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो सब डेजिग्नेट करेंगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज, ठीक है। तो दो चीजों की इन्होंने बात किया कि एक तो नोडल ऑफिसर आप अपॉइंट कीजिए, राइट, एक तो आप नोडल ऑफिसर अपॉइंट कीजिए और एक फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटीज जो है आप अपॉइंट कीजिए। इस तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं जहां पर मोर देन वन पीआईओ है उनको एक सेंट्रल पॉइंट जो है बनाना पड़ेगा जहां पर सारी एप्लीकेशन जो है रिसीव की जा सके और अपील्स को फर्स्ट अपील्स जो भी अपील्स हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को वहां पर रिसीव की जा सके, ठीक है। एक ऑफिसर वहां पर बैठा डेजिग्नेट किया जाएगा, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंश्योर कि जितनी भी आरटीआई एप्लीकेशन या रिसीव है वो एक सेंट्रल पॉइंट पर रिसीव हो, ठीक है, और वो उन्हीं के पास जो भी आपके सीपीआईओ है या फिर जो पीआईओ है उन्हीं के पास सेम डे वो एप्लीकेशंस पहुंच जाए। सेम डे मतलब जो नोडल ऑफिसर है उसका काम है वहां पर कि वो सेम डे उनको वो वहां पर पहुंचानी है, राइट। तो एग्जांपल दिया उन्होंने कि आरटीआई एप्लीकेशन अपील्स जो है जैसे मान लीजिए मे बी रिसीव्ड इन रिसीट और इश्यू सेक्शन के अंदर आ गया या फिर सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर आ गया डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो क्या है कंसर्न्ड जो भी पीआईओ है या फिर अपीलेट अथॉरिटी है उसको उसके पास आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और इसके लिए क्या करना है, जो आर एंड आई सेक्शन है या फिर जो आपका सी आर सेक्शन है, दे मे मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर, आरटीआई का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करें। और जो भी ऑफिसर इंचार्ज है या फिर ब्रांच ऑफिसर जो भी है सेक्शन का, ही मे इंश्योर कि वो जो एप्लीकेशन या जो अपील्स हैं रिसीव्ड वो जो है आर डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम डे, मतलब वो सेम डे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सेम डे जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तब सेक्शन 8 के अंदर बोलता है, 8 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द आरटीआई एक्ट क्या है, वो कहता है जहां पर एक रिक्वेस्ट जो है फॉर इन्फॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट कर दी जाती है बाय द पीईओ, ठीक है, इसके साथ साथ में कम्युनिकेट किया जाता है पर्सन को मेकिंग द रिक्वेस्ट द पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, इसमें जो है ये जो है पब्लिक अथॉरिटी है। Thus, the applicant is informed about the particulars of the appellate authority when a request for information is rejected। जहाँ कहीं भी आप इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कहता है सेक्शन 7 बोलता है, सब सेक्शन 8 उसका बोलता है कि जहाँ पर रिक्वेस्ट आती है, वेर ए रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड, जहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट जो है उसको आप रिजेक्ट करते हैं, अगर इसे रिजेक्ट कर जाती है तो जो भी पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो कम्युनिकेट करेगा टू अ पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट द पर्टिकुलर ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी कि ये जो है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज, तो आपको पर्टिकुलर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी उसके अंदर प्रोवाइड करना है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज द एप्लीकेंट इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी व्हेन अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, ठीक है। These there may be cases where the public जो PIO है does not reject the application but the applicant does not receive a decision within the time। अगर मान लीजिए कोई भी applicant जो है वो अगर information receive नहीं करता है within the time specified in the act, or if he is aggrieved by the decision of the PIO, या फिर जो भी डिसीजन दिया गया है पीआईओ के द्वारा वो उससे सहमत नहीं है, इन सच केसेस एप्लीकेंट जो है मे लाइक टू एक्सरसाइज द राइट इज राइट टू अपील, तो वो क्या कर सकता है, अपने राइट टू अपील को एक्सरसाइज कर सकता है। बट इन एब्सेंस ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए उसके अंदर नहीं होगा तो एप्लीकेंट मे फेस डिफिकल्टी इन मेकिंग एन अपील, तो वो अपील कैसे कर पाएगा। तो इसलिए इट हैज़ बिन डिसाइडेड कि जितने भी पीआईओज हैं शेल डेजिग्नेट द फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी एंड पब्लिश देयर पर्टिकुलर्स अलॉन्ग द पर्टिकुलर्स ऑफ द पीआईओ। तो ये अभी आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का भी अलॉन्ग विद पीआईओ आपको वहां पर अपने वहां पर मेंशन करना है, राइट।
नेक्स्ट है आपका क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। देखिए आपको समझ में आ गया इसके अंदर क्या था। इसके अंदर जो मैं आपको जस्ट जीस्ट बता देता हूँ इसका क्या है, कि जो भी सेंट्रल पॉइंट है आपका फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन, वो क्या क्या है। सेकंड एआरसी के अंदर बताया गया, जो भी उनकी जो रिपोर्ट आई थी जून 2006 के अंदर, कि जहाँ कहीं भी मोर देन 1 पीआईओ है, वहाँ पर आपको जो है एक फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को बैठाना है। ठीक है। इसके अलावा ये भी किया गया कि जहाँ पर मोर देन 1 पीआईओ, वहाँ पर एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो कि ऑन बिहाफ ऑफ पीआईओ एंड ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी वो सारे एप्लीकेशंस को लेके सेम डे आपको पहुंचा सके। ठीक है। तो सब जगह पर यहाँ पर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। सेम डे R&I सेक्शन आपको पहुंचाएगा, ब्रांच ऑफिसर का एक काम होगा। नेक्स्ट है जहाँ पर भी आप इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हैं या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन से जो जो भी पार्टी है, जो भी एप्लीकेंट है, वो सहमत नहीं है, तो अगर उनके पास, वो कहते हैं अगर उनके पास आपने फर्स्ट एप्लीकेंट अथॉरिटी नहीं बताया है, तो उनको कैसे पता चल पाया कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है, और वो किसी अपर जो लेवल है उस पर कैसे अप्रोच कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको राइट टू अपील के अकॉर्डिंग उनको आपको वो फर्स्ट एप्लीकेंट अथॉरिटी का एड्रेस देना है उसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सब सेक्शन 4 और 5 का कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है इन्होंने। क्या क्या है पूछ लेते हैं। 4 और 5 ऑफ सेक्शन 5 का कुछ दिया है। ओके, इसमें देखिए ये जो है, इसमें ये कहा गया है कि जब भी जो भी आपका जो पीआईओ है, ही कैन सीक द इंफॉर्मेशन। जो भी आपका पीआईओ है, ही मे सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर। मान लीजिए उनके पास पर्टेन नहीं करता है, या फिर किसी भी ऑफिसर इंचार्ज को वो जो है वो उनसे हेल्प ले सकता है। तो जो भी जिनसे भी हेल्प ली जाती है, ठीक है, तो उनका ये कर्तव्य बनता है दैट ही शैल रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द पीआईओ एंड शैल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही मतलब एक तरीके से आपने उसको ट्रांसफर कर दिया किसी के पास, इन दैट केस जिनके पास भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, ही बिकम्स द पीआईओ फॉर दैट पर्पस। राइट। ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो आरटीआई एक्ट के अंदर जो है ऑफिसर जो है अपनी आरटीआई एप्लीकेशंस को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरों के पास। ठीक है। और इस तरीके से जो है उनको डीम्ड पीआईओ जो है ऑटोमेटिकली वो बन जाते हैं। ओके। तो ये कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन भी ऑफिसर जिनके पास भी जो है वो पीआईओ के पास, जिनके पास फर्स्ट टाइम पे जो एप्लीकेशन आई थी, कि आपको वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू दी एप्लीकेंट। या फिर अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी रीजन से आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो भी आपको उस एप्लीकेंट को बताना है। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप सिंपली जो है उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली आरटीआई एप्लीकेशन को किसी के पास फॉरवर्ड कर देंगे। नो, फॉरवर्ड करने के साथ साथ आपको उस एप्लीकेंट को भी बताना है दैट योर एप्लीकेशन इज बीइंग फॉरवर्डेड टू दिस डिपार्टमेंट, और जो है अब जो है वो डीम्ड पीआईओ वो होंगे एंड ही विल फर्निश यू द इन्फॉर्मेशन। तो जो एक्ट है दैट enables the PIO to seek assistance of any other officer to enable him to provide information to the information seeker, but it does not give him authority to designate any other officer as PIO। लेकिन ये जो है ये आपको ऐसा नहीं कहता कि आप जो है किसी के पास फॉरवर्ड करके और उसको आपने एक जो है डीम्ड पीआईओ बना दिया। ठीक है। एंड डायरेक्ट हिम कि अब आप जो है डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये गलत है। ठीक है। So if the officer whose assistance is sought by the PO does not render necessary help to him, the Information Commission may impose penalty on such officer or recommend disciplinary action against him the same way as Commission may impose penalty on the recommend disciplinary action against the PIO। ठीक है। तो जो भी जिसके भी पास आप भेज रहे हो उसको भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। राइट। देखिए थोड़ा सा दोबारा से पढ़ना चाहूंगा इसको, ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर हु इज डेजिग्नेटेड एज पीआईओ। जो भी ऑफिसर जो है वो पीआईओ की तरह जो डेजिग्नेट हुआ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट, अगर वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर उसको कोई भी किसी के पास फॉरवर्ड करते हैं किसी भी रीजन से, तो जो एक्ट है इनेबल करता है पीआईओ को कि आप दूसरे ऑफिसर की हेल्प ले सकते हैं, बट इट डज नॉट गिव हिम द अथॉरिटी कि आप किसी को भी डेजिग्नेट कर दें एज कि पीआईओ और उसको बोले एंड डायरेक्ट हिम कि आप जो है डायरेक्टली जो है इंफॉर्मेशन दे दीजिए इसको। नो, अगर जो ऑफिसर जिसकी भी हेल्प ली जाती है पीआईओ के द्वारा, अगर वो अ, अगर मान लीजिए वो जो है ही डज नॉट रेंडर नेसेसरी हेल्प टू हिम, नहीं करता है,
तो इंफॉर्मेशन कमीशन जो है दे कैन इम्पोज पेनल्टी ऑन सच ऑफिसर और रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब नॉट ओनली पेनल्टी बट रिकमेंड कर सकती है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम द सेम वे एज कमीशन में इम्पोज पेनल्टी और रिकमेंड डिसिप्लिन अगेंस्ट द पीआईओ। मतलब बेसिकली ये है कि जिसके पास भी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, जिसके पास भी वो एप्लीकेंट की एप्लीकेशन जाएगी, उनको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास तो आई नहीं, अब वो तो इन्होंने भेजी है तो मैं क्यों भेजूं। अगर वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो डीम्ड पीआईओ बन जाते हैं इन केसेस में, ठीक है। और इस केस में उनको क्या है, उनको ये करना ही होता है। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे देन दी सीआईसी जो है उनके पास पावर है दैट दे कैन वो क्या कर सकते हैं अपने तरफ से, दे कैन इम्पोज पेनल्टी और रिकमेंड कर सकते हैं अपने तरफ से, दे कैन रिकमेंड दिस कि भाई इनके ऊपर जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है स्टार्ट किया जाए। अब देख लीजिए कि मतलब कितना जो प्रोविजंस है इसके हार्श है इस तरीके से, अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो। ऑलराइट, तो बात कर रहे थे अब हमारा जो सेक्शन 4 था, हमारा सेक्शन 4 था इसमें, सॉरी जो 5 है हमारा, हमने डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ के बारे में बात किया। सबसे पहले हमने उसके बारे में बताया कि ऑब्लिगेशंस क्या-क्या है एक पीआईओ की, ठीक है? उसको क्या-क्या किस-किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसके बारे में हमने 4 में बात किया। 5th में हमने बात किया कि उसकी डेजिग्नेशन क्या-क्या होना चाहिए पीआईओ की, क्या-क्या डेजिग्नेशंस होनी चाहिए, स्टेट एपीआईओ को कहाँ करना है, आपको एपीआईओज़ का काम क्या है, उनको विदिन 5 डेज़ ट्रांसफ़र करना है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। अब आता है आपका 6 नंबर जो है आपका आता है दैट इज़ रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कि किस तरीके से जो भी डिज़ायर पार्टी है, जो भी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। अब हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं हम। अ पर्सन हू डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, देखिए कोई भी पर्सन जो ये चाहता है कि भाई मैं ये डिजायर करता है कि टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट शेल मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग, तो उसको क्या करना है, एक रिक्वेस्ट देनी है राइटिंग में या फिर किसी भी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या फिर इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में, किसी भी एरिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ अकम्पनिंग सच फी एज में बी प्रिस्क्राइब, जैसे जैसी फी आपको जैसे प्रिस्क्राइब कर रखी है वैसे आपको साथ देनी है। तो क्या कहता है द सीपीआईओ और स्टेट पीआईओ को आपको वो एप्लीकेशन देनी है। किस किस को प्रिस्क्राइब करेंगे आप, या तो आप स्टेट पीआईओ को प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर स्टेट पीआईओ को करेंगे, या फिर आप सेंट्रल एपीआईओ को करेंगे या फिर स्टेट पीआईओ को करेंगे, जैसा भी होगा। स्पेसिफाइंग दी पर्टिकुलर्स की हमें ये जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिक्वेस्ट के नॉट बी मेड इन राइटिंग। देखिए कहीं कहीं पर ऐसा भी है जहाँ पर वो जो रिक्वेस्ट है दैट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, अगर राइटिंग में नहीं कर सकते हैं, तो सीपीआईओ या फिर स्टेट पीआईओ है, वो क्या करेगा, दे शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट, उसको हर वो रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ओरली बताकर, टू रिड्यूस द सेम इन राइटिंग, ठीक है। उनसे पूछेंगे, मतलब उनसे पूछ के और उसको राइटिंग में कन्वर्ट करके वो इन्फॉर्मेशन देंगे उसको, राइट। ये कह रहा है दैट शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट ओरली, ओके। आप क्या करेंगे, जो भी अगर पर्सन मान लीजिए कोई ओरली अगर आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन लगता है, तो उसको भी आपको रिड्यूस कर देना है राइटिंग में। ये कहना चाह रहा है ना ये, टू रिड्यूस द सेम इन राइटिंग टू पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट ओरली। अच्छा, आपको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है कि जो भी रिक्वेस्ट जो पर्सन ओरली दे रहे हैं, कि आप उसको कम से कम जो है राइटिंग में लिख पाएँ, ठीक है? बस वो आपको कर लेना है। एन एप्लीकेशन एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीज़न्स। उसको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये रीज़न है, इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। नहीं, कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फॉर रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स, कोई अदर पर्सनल डिटेल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट दोज़ व्हिच में बी नेसेसरी बाय फॉर कॉन्टैक्टिंग। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जो कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए। अगर आप जैसे उसको इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, सिर्फ वही उनसे आपको लेनी है। Where an application is made to a public authority requesting for an information which is held by any public another public authority, the subject matter which is more closely connected with the functions of another public authority, the public authority to such public application is made shall transfer। देखिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो जो आपसे पूछी जाती है, आपके पास एप्लीकेशन आती है, एंड इफ यू फाइंड दैट दिस डज नॉट पर्टेन टू यू,
तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फॉरवर्ड दैट, यू कैन ट्रांसफर दैट एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी जिनसे वो मोर क्लोजली जो है कनेक्टेड है। ठीक है, आप उनके पास भेज सकते हैं और आपको उसके साथ साथ में उनको इन्फॉर्म करना है एप्लीकेंट को इमीडिएटली अबाउट सच ट्रांसफर, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर ऑफ एन एप्लीकेंट परसुएंट टू सबसेक्शन दिस to subsection shall be made as soon as practicable but in no case later than 5 days from the date of receipt of the। देखिए, जो ट्रांसफर है एप्लीकेशन की जो है वो कर देनी चाहिए, कितने टाइम पर ट्रांसफर कर देनी चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो, एज सुन एज प्रैक्टिकेबल बट इन नो केस लेटर देन 5 days, 5 दिन से ज़्यादा टाइम आपको उसको नहीं देना है जस्ट टू ट्रांसफर दैट एप्लीकेशन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है कि देखिए वही केस था आपका सी ए पी आई ओ के अंडर में भी, जब जब कोई भी सी ए पी आई ओ या फिर स्टेट ए पी आई ओ जो है कोई भी एप्लीकेशन उनके पास आती है एंड इफ द फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन टू स्टेट पी आई ओ या फिर सेंट्रल पी आई ओ को भेजते हैं देन दे ऑल्सो हैव 5 days। सिमिलरली हियर ऑल्सो इफ एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड इन योर डिपार्टमेंट विच इज नॉट pertaining to your department, you can transfer that application within 5 days। तो ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ओके, तो हम अगर बात करें कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास आया है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो भी पर्सन जो आपको रिक्वेस्ट करता है, इन्फॉर्मेशन जो भी लेना चाह रहा है वो कि रिक्वेस्ट कर सकता है आपको राइटिंग में, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इंग्लिश या हिंदी में या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको कर सकता है, और जो भी फीस है उसको साथ में रख के करेगा। सी पी आई ओ को प्रिस्क्राइब कर सकता है वो स्टेट पी आई ओ को या फिर ए पी आई ओ को, किसी को भी। ठीक है, जहाँ पर वो रिक्वेस्ट जो है राइटिंग में नहीं दे सकता है वहाँ पर आपको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, तो कि जो भी वो रिक्वेस्ट ओरली दे रहे हैं ना उसको आपको राइटिंग में अंदर कम से कम में राइटिंग में उसको ले लेना है वहाँ से। उसको कोई भी रीज़न नहीं देने की ज़रूरत है कि भाई हमारे ये है, और ना ही कोई पर्सनल डिटेल उसको शेयर करने की है, एक्सेप्ट जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वो जो नेसेसरी है उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए सिर्फ वो। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है जो कि पर्टेन करती है अदर पब्लिक अथॉरिटी से, या फिर तो जिस जो भी आप देखें कि हाँ भाई इससे जो है मोर क्लोजली कनेक्ट करती है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप ट्रांसफर कर देंगे और इन्फॉर्म कर देंगे। आपको इन्फॉर्म भी करना है उस एप्लीकेंट को इमीडिएटली। ठीक है, ट्रांसफर करने का जो आपको टाइम है वो आपको 5 days का टाइम दिया गया है। ये इसके बारे में अब हम थोड़ा कुछ जी आई डीज हैं इसके बारे में हम इनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या जी आई डीज है। वो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन अंडर द आई टी एक्ट 2005। अब वो ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे हम आपको। देखिए, ऐसा देखा गया है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सीपीआईओ या फिर सम अदर पब्लिक अथॉरिटीज, दे ट्रांसफर द एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर द आरटीआई एक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है एक रूटीन मैनर में एप्लीकेशंस भेज रहे हैं, क्योंकि इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि जहाँ पर जस्ट एक मेंशन किया हुआ है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जस्ट जैसे लिखा होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट होती है या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कुछ कहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ भी अगर प्राइम मिनिस्टर वर्ड जैसे मान लीजिए पूरे लेटर में दिया हुआ है, तो बस देख के सीधा सीधा वो जो एप्लीकेशन है उसको पीएमओ भेज रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। देखिए, तो इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई पब्लिक अथॉरिटी के पास ऐसी एप्लीकेशन आ गई जो कि दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास है या फिर दूसरे से कनेक्ट कर रही है, तो पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको ट्रांसफर करेगी उस एप्लीकेशन को। ठीक है, ये पॉइंट आउट किया जा रहा है यहाँ पर कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है ना, दैट हैज बीन असाइंड द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो एक सिर्फ आपको सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस देता है प्राइम मिनिस्टर साहब को। ठीक है। ये कह रहे हैं आफ्टर अ डिसीजन इज टेकन इन अ मैटर, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू विच द मैटर कंसर्न्स takes further action regarding issue of order etc. Naturally, the information in such case would be available with the concerned ministry and not with the PMO. The CPIO receiving the application should carefully see the subject matter in the RT application and transfer it, if need be, to the concerned public authority and not to the PMO, simply because the applicant has made a reference to the PM or PMO. तो सिर्फ जो है पीएमओ का रेफरेंस देने से आपको जो है वो एप्लीकेशंस नहीं देनी है यहाँ पर। ठीक है, ये कहते हैं यहाँ पर कि रूटीन मैटर्स में आप जो है पीएमओ के पास एप्लीकेशन भेज भेज रहे हैं वहाँ पर सेक्शन 6 जो है आपका आरटीआई एक्ट का,
वो कहता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास आती है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है अनदर पब्लिक अथॉरिटी से या फिर किसी और से क्लोजली कनेक्ट करती है, तो पब्लिक अथॉरिटी उसको ट्रांसफर करेगा एप्लीकेशन को, राइट? यू शैल ट्रांसफर द एप्लीकेशन टू द कंसर्न। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, उनको उनका तो काम सिर्फ ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ एक सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जो भी सेक्रेटेरिएट मतलब जो उनका रूटीन का जो वर्क है, ऑफिशियल वर्क, उसमें जो है हेल्प कर रहे हैं। जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, जिनसे भी वो मैटर करता है, टेक्स फर्दर एक्शन। देखिए वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है उस पर एक्शन लेती है, ठीक है, रिगार्डिंग द इशू ऑफ ऑर्डर्स एटसेट्रा। देखिए जो भी काम है ना वो मिनिस्ट्रीज करती हैं। पीएमओ की तरफ से डायरेक्शंस आती हैं कि इस तरीके से करना है, तो वहाँ पर सिर्फ डायरेक्शंस आती हैं। काम एक्चुअली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को ही करना होता है। तो नेचुरली वो कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है इन केसेस में वो मिनिस्ट्रीज, कंसर्न मिनिस्ट्रीज के पास ही होंगी और पीएमओ के पास नहीं होंगी। तो इसीलिए जो सीपीआईओ है वो केयरफुली उस एप्लीकेशन को देखे, जांचे और उसके बाद ही उसको उन मिनिस्ट्रीज को ट्रांसफर करे, ना कि सिंपली पीएमओ को ट्रांसफर कर दे। ओके, ऑलराइट। सेकंड आपका ये बोलता है कि आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग अदर पब्लिक अथॉरिटीज, किसी और के बारे में किसी और से पर्टेन करती है और वो आपके पास अगर आए थे तो क्या करेंगे आपके? देखिए जहां पर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में आता है विच डू नॉट कंसर्न दोज पब्लिक अथॉरिटीज, और वो जो है आपसे पर्टेन नहीं करता है, समटाइम्स सच एन इन्फॉर्मेशन इज सोट अ पार्ट और नो पार्ट ऑफ विच इज अवेलेबल। कई बार थोड़ा सा पार्ट आपसे पर्टेन करता है या फिर कुछ भी पार्ट जो है आपसे अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है। इस केस में मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई जिसके अंदर 10 पॉइंट्स पूछे गए हैं, हो सकता है उसमें से एक एक पार्ट आपके ऊपर आपसे पर्टेन करता है, नो पार्ट नहीं करता हो, ठीक है। तो उन केसेस में आप कैसे डील करेंगे? तो उसमें बताया गया है कि देखिए जो पर्सन जो भी इन्फॉर्मेशन डिजायर कर रहा है, ही शैल मेक अ रिक्वेस्ट टू द पीआईओ। वो तो सिर्फ पीआईओ को ही करेगा, ठीक है। सेक्शन 6 और 3 कहता है कि भाई वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू अ पीआईओ रिक्वेस्टिंग फॉर एनी इन्फॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय अनदर पीआईओ, तो आपको क्या करना है, विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड टू देम। तो पब्लिक उस केस में क्या कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी उसको shall transfer the application to that public authority. But a careful reading of the provisions of this section 1, 3 और subsection 6 suggest करता है कि जो act requires an information seeker to address the application of the PIO। ये सजेस्ट करता है जो एक्ट रिक्वायर्स एन इन्फॉर्मेशन सीकर टू एड्रेस द एप्लीकेशन टू द पीआईओ ऑफ द कंसर्न। ये कहीं ना कहीं कहते हैं 6 3 के अंदर कि आपको जो है जो भी एप्लीकेशन सीकर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि वो जो है उस एप्लीकेशन को कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी के पास भेजे। हाउएवर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर अ पर्सन जो है ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस में बिलीव दैट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्ट बाय हिम और हर वुड बी अवेलेबल विद द पब्लिक अथॉरिटी टू विच ही हैज एड्रेस। ऐसा भी लगता है लोगों को नहीं पता चलता है, जैसे आपने देखा होगा जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस है ना वो एमएचए को भेज दी जाती है, उनको लगता है कि सब कुछ एमएचए के अंडर में है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस पीएमओ को भेज दी जाती है, उनको लगता है सब कुछ पीएमओ के अंडर में तो है ही। या फिर डीओपीटी को भेज दे, उनको लगता है कि सब डीओपीटी जो नोडल अथॉरिटी है वो अपने आप जो है डील कर लेगा। इस तरीके से ऐसा हुआ गया है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी पर्सन जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का है उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है और वो लगता है कि जो हमने जो एप्लीकेशन जो है वो सही है, तो इन केसेस में वो ही मेक्स अ बोनाफाइड मिस्टेक करता है वो एक तरीके से जो एप्लीकेंट है, क्योंकि वो रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी को एड्रेस कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जहाँ पर पब्लिक एप्लीकेंट जो है एड्रेस करता है एप्लीकेशन को टू द पब्लिक अथॉरिटी to which to a person of ordinary prudence would not appear to be the concern of public authority, the applicant does not fulfill his responsibility of addressing the applicant of the concerned authority। तो इन situations में आप क्या करेंगे? A person makes an application to a public authority for some information which concerns the other public authority। in such case क्या करेंगे आप? उसको एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे, जिससे भी डील कर रहे हैं उसको ट्रांसफर कर देंगे। However, if the PIO of the public authority is not able to found, अगर मान लीजिए वो इज नॉट एबल टू फाइंड आउट कि ये किससे किससे मैटर कर रहा है, ठीक है, विद द इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर मेकिंग द रीजनेबल एफर्ट्स, अगर वो रीजनेबल एफर्ट्स करने के बाद भी वो जो है फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो कंसर्न कि मतलब वो नहीं जान पा रहा है कि कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी क्या है, तो देन ही शुड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद दैट पब्लिक अथॉरिटी एंड ही इज नॉट अवेयर of the particulars of the concerned public authority to which the application could be transferred।
ये आपको मेंशन करना है कि मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन जो है किससे पर्टेन करती है और किसके पास मैं इसको ट्रांसफर करूँ। हाउएवर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है वो पीआईओ की है कि इफ एन अपील इज मेड अगेंस्ट हिज डिसीजन टू एस्टैब्लिश दैट ही हैज मेड रीजनेबल एफर्ट टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अगर मान लीजिए इस केस में वो जो जो भी एप्लीकेंट है वो अगर अपील करता है, ठीक है, तो वो पीआईओ को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने रीजनेबल एफर्ट्स जो है किए थे टू फाइंड आउट द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी, वो उनको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन टू पब्लिक अथॉरिटी फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली अ पार्ट ऑफ विच इज अवेलेबल विद द पब्लिक अथॉरिटी। आपके पास एक एप्लीकेशन आई जिसमें सिर्फ एक पार्ट जो है आपसे पर्टेन करता है, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो किसी और पब्लिक अथॉरिटी से अप्लाई पर्टेन करता है। इस केस में आप क्या करेंगे, जो है आप जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको सप्लाई कर देंगे और एक कॉपी जो है एप्लीकेशन की शुड बी सेंड टू दी अदर पब्लिक अथॉरिटी विद इंटीमेशन टू दी एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को बताएंगे कि भाई हमने ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास है, वो हम आपको सप्लाई कर रहे हैं और जो नेक्स्ट है इसके इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके पास ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एप्लीकेशन आपके पास पर्टेन करती है और कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उसी उसी पॉइंट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है, दैट मीन्स मोर देन वन पब्लिक अथॉरिटी के पास डील कर रही है। ठीक है, इन सच केस आप क्या करेंगे, शुड गिव इन्फॉर्मेशन, आप जो भी आपसे पर्टेन करता है उसको दे देंगे एंड एडवाइज द एप्लीकेंट, और एडवाइस करेंगे एप्लीकेंट टू मेक सेपरेट एप्लीकेशंस टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनको आप करेंगे। इफ नो पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्ट इज अवेलेबल with it but it's scattered more than one public authorities, the PIO should inform the applicant that information is not available with the public authority and that the applicant makes separate applications to the concerned public authority for information from them। देखिए अगर मान लीजिए आपसे कोई पर्टेन करता है तो आपने दिया और वो स्कैटर्ड में है, मतलब मान लीजिए वो 10 मिनिस्ट्री से परफॉर्म करती है, पर्टेन करती है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे उन 10 मिनिस्ट्रीज को भेजेंगे। अगर स्कैटर्ड है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे और उसको बोलेंगे, एडवाइस करेंगे आप उसको कि आप जो है अलग से सेपरेट एप्लीकेशंस बनाइए और कंसर्न पब्लिक अथॉरिटीज़ को दे दीजिए। अगर आपके पास कोई भी नो पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड है, इस केस में आप क्या करेंगे, आप उसको पीआईयू जो है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद द पब्लिक अथॉरिटी, और एज वेल एज उसको रिक्वेस्ट करेंगे टू मेक सेपरेट एप्लीकेशन टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटीज ताकि वो इनसे वहां से ले सके। देखिए एक्ट जो है कहीं ना कहीं आपको ये कहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है ओनली, ठीक है, विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि आपके पास है, ठीक है। इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द एक्ट फॉर अ पब्लिक अथॉरिटी टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन, आपको वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं करनी है अपने अपने पास से। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन पार्ट्स ऑफ विच आर अवेलेबल विद डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटीज वुड अमाउंट टू क्रिएशन। तो ये कहता है कि अगर आप किसी किसी दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, किसी दूसरे पीआईओ से लेके और तब उनके पास पहुंचाते हैं, तो दैट बिकम्स क्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको नहीं करनी है। दैट अमाउंट्स टू क्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन which a public authority under the act is not required to do so। आपको ऐसा नहीं करना है, he is not required to do so। ओके, एट द सेम टाइम वो कहते हैं since the information is not related to any particular public authority, it is not the case where the application should be transferred under section 3 of the section 6 of the act। it is pertinent to note कि सभी सबसेक्शन 3 जो है refers to public authority and not the other public authorities। ठीक है, सिर्फ एक पब्लिक अथॉरिटी के पास आप भेज सकते हैं, बहुत सारे स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है। यूज ऑफ सिंगुलर फॉर्म इन द एक्ट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, किसी एक से पर्टेन करता है, यूज ऑफ सिंगुलर फॉर्म किसी एक से पर्टेन करता है तो इंपॉर्टेंट है, भेज दीजिए। ज़्यादा से पर्टेन करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए और एप्लीकेंट को रिक्वेस्ट कीजिए टू मेक सेपरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट करता है इफ अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी फॉर सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ द कंसर्न ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, जैसे कोई भी सीपीआईओ है या किसी और से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी पर्सन एक एप्लीकेशन करता है टू अ पब्लिक अथॉरिटी फॉर इन्फॉर्मेशन विच इज़ द कंसर्न ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी स्टेट, अगर वो किसी अंडर एनी स्टेट आपके पास एक पब्लिक अथॉरिटी के पास आई लेकिन वो किसी स्टेट गवर्नमेंट से पर्टेन करता है या फिर किसी यूनियन टेरिटरी से पर्टेन करता है या फिर उनके पास आ गई तो मान लीजिए सीपीआईओ से पर्टेन करता है, ठीक है, देन इन दिस केस आप क्या करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करेंगे आप एप्लीकेंट को दैट इट मे बी हैड फ्रॉम द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, आप वहां से लीजिए। ठीक है,
एंड इट नीड नॉट बी ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट। और आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है दैट नीड नॉट बी ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आरटीआई। राइट, नेक्स्ट आता है आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग अदर पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, अगर अदर पब्लिक अथॉरिटीज से आता है तो क्या है, देखिए इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एक्ट फॉर पब्लिक अथॉरिटी टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन। उसको क्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं करनी है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करनी है, ये आपके बियॉन्ड है, बियॉन्ड बियॉन्ड द स्कोप है टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन और टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, जिसके पार्ट जो है आपके पास अवेलेबल है दूसरे अथॉरिटीज के पार्ट। ठीक है, अगर आप वहां से लेते हैं दैट वुड अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसके लिए आपको दैट इज अंडर दिस एक्ट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो। तो सीआईसी जो है वाइल डिसाइडिंग एन अपील हैज ऑब्जर्व दैट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कैनॉट अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर देखिए पिछले उसमें कुछ अलग था, अभी इसमें यह आया है कि जो सीआईसी है इन्होंने वाइल डिसाइडिंग एन अपील हैज ऑब्जर्व कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आप कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, दूसरी उससे, दैट कैन नॉट अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड डिजायर दैट अबव रेफर्ड ओएम जो है शुड बी मॉडिफाइड, जो ओएम है शुड बी मॉडिफाइड सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन अबाउट पब्लिक। तो कहीं ना कहीं डज नॉट प्रपोज टू से दैट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन पर से अमाउंट्स टू क्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, emphasize that public authority to whom the application is made is not required to collect information from the municipality to the applicant। और कहीं ना कहीं अब देखिए, मतलब इससे पहले वाले जो जीआईडी है, क्योंकि जीआईडी तो क्या है आपका डेट वाइज चेंज होता रहता है। जो पहला था वो 12 जून 2008 का था, लेकिन जून 2009 में सीआईसी ने ऐसा डिसाइड किया, कोई भी अगर अपील आती है, एक अपील जब डिसाइड कर रहे थे उसमें बताया कि अगर आप कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं दूसरे पीआईओ से, ठीक है, तो वो जो है दैट कैन नॉट अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं नहीं डील करेगा। तो ओएम को उन्होंने मॉडिफाई किया और उन्होंने ये डायरेक्ट किया उन्होंने कि टू क्लैरिफाई दैट ये जो ओएम है 2008 का, दैट डज नॉट प्रपोज टू से दैट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पर से अमाउंट्स टू क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। The above referred statement has been made to emphasize that the public authority to whom the application is made is not required to collect information from different public authority to supply it to the public। अब ये उस पे emphasize कर रहे हैं यहाँ पर कि पब्लिक अथॉरिटी जो है जिस पर एप्लीकेंट इज मेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटीज। ओके, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर। आरटीआई एप्लीकेशन जो है रिसीव्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन कंसर्न अदर पब्लिक अथॉरिटी या फिर अथॉरिटीज, इसमें ये कह रहे हैं इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ, देखिए जो 2008 है वो कहता है कि इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द एक्ट फॉर पब्लिक अथॉरिटी टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन पार्ट्स ऑफ विच आर अवेलेबल विद डिफरेंट वुड अमाउंट टू। अच्छा, ये इसको क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि जो है अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको, अगर आप कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको क्रिएशन बोला जाएगा कि आप तरीके से क्रिएट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और वो आपको ऐसा नहीं करना है। तो सीआईसी ने जो है एक अपील को डिसाइड करते हुए कहा कि अगर आप कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो दैट कैन नॉट अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ, तो वो नहीं होगा। ठीक है, और उसको ओएम को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, फिर उसको क्लैरिफाई किया कि जो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है पर से अमाउंट्स टू क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये पर से पर से मतलब मीनिंग भी भूल गए यार। पर से मीनिंग होता है वर्ड यूज टू से समथिंग इज कंसिडर्ड अलोन बट ऑन बिहाफ, but by or in itself and not in connection with something or someone। मतलब पर से मतलब सिर्फ इंडिविजुअल केस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ये जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है सिर्फ ये अपने ही स्वतः, अपने ही रूप में, अपने आप में अमाउंट्स टू क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। The above referred statement has been made to emphasize that the public authority to whom the application is made is not required to collect information from different public authorities to supply to the application। कंफ्यूजन है।
has been made to emphasize that the public authority to whom the application is made is not required to collect information from different public authorities बोल रहा है. ओके थोड़ा सा इस पे हम क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी, विल कम बैक टू दिस. ओके नेक्स्ट है आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग अदर पब्लिक अथॉरिटीज. ठीक है, तो अब देखिए अभी 2008 वाला है, इस पर भी कुछ आगे आया. ये कह रहा है that if a person makes an application to public authority for information a part of which is available with that public authority and the rest of the information is scattered. कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, फिर कोई मान लीजिए एक आपके पास एक एप्लीकेशन आई, ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन. एक पार्ट जो है उसका आपके पास है पब्लिक, और जो रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है स्कैटर्ड है विद मोर देन वन पब्लिक अथॉरिटी. तो पीआईओ क्या करेंगे इस केस में, शुड गिव इन्फॉर्मेशन लिंक टू इट. आपसे जो भी एडवाइस करता है उसको देंगे और एडवाइस करेंगे, ठीक है, टू सेपरेट एप्लीकेशंस आप जो है कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटीज को दीजिए. ठीक है. It further provides that no part of the information is available with public authority receiving the application but scattered with more than one with other public authorities. The PIO should inform the applicant that information is not available with the public authority and the public should make separate application to the concerned. ठीक है, उसको देना है. इस मैटर को CIC ने चेक किया और उन्होंने एडवाइज किया PIO को that if the details of the public authorities whom may have this information sought by the application are available with the PIO, such details may be provided. अगर मान लीजिए दूसरी से डिटेल कर रहा है, पर्टेन करता है, लेकिन आपके पास अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो आप दे सकते हो. ठीक है. पर्सनल डिटेल्स ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन उसके बारे में पूछा किसी केस के बारे में. तो ये कह रहा है इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता इट इज सेड इन अ ऑर्डर. ये कॉपी ऑफ जजमेंट दे रखा है एनक्लोज वे फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन दिस में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न. क्या है इसके अंदर, क्या है, जो भी रिट पेटिशनर है क्लेमिंग टू बी एन एक्टिविस्ट इन द फील्ड ऑफ आरटीआई हैज अप्रोच्ड us by filing the present writ petition with the prayer the authority should not insist upon the detailed address. ये कह रहा है कि जो अथॉरिटी है he should not insist upon the detailed address of the applicant as and when an application is made under the RTI Act. He apprehends, वो अभी बता रहा है क्या, कि interested parties who would cause a threat, जो भी interested parties है would cause a threat to the activist and in fact there had been past incidents and unnatural deaths of activists in the field. Presumably by the interested persons having vested interest to conceal the information that is asked for by the activist. तो petitioner जो है सबमिट कर रहा है अथॉरिटी may not insist upon the detailed address. ठीक है, कि आप डिटेल जो है एड्रेस के लिए इंसिस्ट ना करो. particularly when the applicant would provide a particular post box number that would automatically conceal their identity to the public at large. We have considered the relevant provision of the statute. ठीक है, उसके बाद में clearly provide an application making request for information shall not be required. तो उसने बोला कि it shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal detail except those that are necessary for contacting him. Looking to the said provision, we find logic in the submission of the petitioner. We have the legislative thought it fit. The applicant need not disclose any personal detail. The authority should not insist upon his detailed whereabouts, particularly when post number is provided. तो ये कह रहे हैं the authority should not insist upon his detailed whereabouts, particularly when a post box number is provided. ठीक है, for that would establish contact with him and the authority. In case the authority would find any difficulty with the post box number, अगर मान लीजिए किसी अथॉरिटी को if he find any difficulty with the post box number, he may insist upon personal details. However, in such case, it would be the solemn duty of the authority to hide such information. आप क्या कर सकते हैं, उस information को hide कर सकते हैं, and particularly from their website. अपनी वेबसाइट से आप उसको हटा सकते हैं, so that people at large जो है would not know about the details. We thus dispose of this writ petition by making the observation as above. The secretary पर्सन को उन्होंने ये किया कि इसको आप ऑर्डर सर्कुलेट कर दीजिए टू हाइड इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू पर्सनल डिटेल्स. तो किसी की भी अगर पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही हैं, मान लीजिए, ठीक है, कोई उसके अंदर पूछता है विद रिगार्ड टू पर्सनल डिटेल्स, आपको उसको बंद कर दी है. ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी हैरेसमेंट. ऑलराइट, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर पूरा पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है. अगर पीओ बॉक्स नंबर है और उन तक अगर पहुंच जाएगा तो बस वो जो है सफिशिएंट है.
ठीक है, तो कोर्ट ने इस मैटर को संज्ञान लिया और ये मैटर को डिस्पोज किया। ठीक है, ये कर देना आपको। नेक्स्ट चलते हैं आपका, देखिए अब आपका आता है, हम पॉइंट नंबर 7 पर आ गए हैं अभी। ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक आई नीड अ 5 minutes break, or what we can do is instead of taking a 5 minute break, I'll start with another video। अभी हम यहाँ पर इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, we will meet you in the next video for section 7। Thank you।